साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष अज्ञेय द्वारा लिखी हुई नदी के द्वीप कविता प्रस्तुत है, जो कि उनके काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर से ली गई है। दरअसल यह कविता अस्तित्ववादी चेतना से प्रभावित होकर अपने आकार में आई है और अज्ञेय क्योंकि पाश्चात्य दर्शन और साहित्य के गहन अध्ययन करने वालों में से एक माने जाते हैं और अज्ञेय की कविताओं पर अस्तित्ववादी दर्शन की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नदी के द्वीप कविता अस्तित्ववादी दर्शन को बखूबी व्यंजित करती है। ऊपर से जब हम इस कविता को देखते हैं और जिस सरलता से इसका अर्थ हमें लगता है, वास्तव में यह कविता उतनी सरल है नहीं। सबसे पहले किरकेगार्द ने अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से मानव के अलगाव की समस्या पर बात की थी, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था वो यह था कि मानव आध्यात्मिक रास्ते को छोड़ रहा है। मानव ने चर्च जाना बंद कर दिया है और इस प्रकार उसका जो मानवीय रूप है वह अमानवीयता की तरफ बढ़ रहा है। किरकेगार्ड की इस अलगाव की परिभाषा को थोड़ा और आगे अन्य विद्वानों ने बढ़ाया। बाद में नीत्शे ने तो ईश्वर की मृत्यु की घोषणा ही कर दी और मनुष्य को संसार में नितांत अकेला छोड़ दिया। दरअसल बाद का जो अस्तित्ववाद है उसमें दो प्रकार के विचारक हुए हैं। एक हैं अनीश्वरवादी और दूसरे हैं ईश्वरवादी। अनीश्वरवादी विचारकों में मार्टिन, अल्बेर कामू, जेपी सार्त्र, नीत्शे ये लोग शामिल हैं और ईश्वरवादी विचारकों में किरकेगार्द, मार्शल ये लोग शामिल हैं। ईश्वरवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य के अस्तित्व के लिए ईश्वर जरूरी है और अनीश्वरवादी विचारकों के अनुसार मनुष्य के अस्तित्व के लिए ईश्वर का होना जरूरी नहीं है। जेपी सार्त्र ने अस्तित्ववादी विचारधारा को मुख्य रूप से आगे बढ़ाया है। 1905 में ये पेरिस में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हुई और 1940 से 1950 के बीच यूरोप में यह अस्तित्ववादी विचार दर्शन बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका था और बुद्धिजीवियों के बीच एक चर्चा का विषय भी बना हुआ था। इसी विचार और दर्शन से प्रेरित होकर अज्ञेय ने इस कविता को लिखा है। लेकिन इस कविता को समझने से पहले सार्त्र ने क्या कहा है, उनकी कुछ बातों को जानना जरूरी है। सार्त्र के अनुसार जिस संसार में मैं रहता हूं वह अन्य व्यक्तियों से भरा हुआ है जो कदम कदम पर मुझसे टकराते हैं। मेरा स्व उपकरण प्रधान उस संसार से टकराता है जो मेरी योजनाओं के अतिरिक्त अपने निजी अर्थ में व्यस्त है। संसार के निजी अर्थ से टकराते ही यह अर्थ मेरा हो जाता है, जबकि यह अर्थ मैंने नहीं दिया है, परंतु मैं पाता हूं कि यह अर्थ पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। संसार में अर्थ अन्य की उपस्थिति के कारण है जो मेरी स्थितियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सार्त्र के अनुसार 3 प्रकार की स्थितियों को व्यक्ति संसार में प्रवेश करते ही पाता है और वह स्थितियां हैं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अर्थपूर्ण वस्तुएं जो पहले से ही संसार में उपस्थित हैं
जैसे स्टेशन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। और कविता के संदर्भ में हम इसे नदी और भूखंड इनका प्रतीक मान सकते हैं। दूसरी स्थिति वह है, वह अर्थ जो अपनी स्थितियों में व्यक्ति पाता है और जो पहले से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे व्यक्ति की जाति, उसका रूप, रंग, शारीरिक विशेषताएं इत्यादि। और विशेष बात यह है कि इन चीजों को उसने अर्जित नहीं किया है, ये उसे परंपरा से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मिली हैं। कविता के संदर्भ में इस स्थिति को हम नियति मान सकते हैं। तीसरी स्थिति है मैं के अलावा अन्य, जो इन सब के बीच उपस्थित है तथा जिनके अर्थों को मैं या अन्य ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मैं और अन्य परस्पर प्रभावित होते हैं। इस स्थिति को कविता के संदर्भ में हम समाज मान सकते हैं। जब यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कविता में तीन स्थितियों की कल्पना करके यह कविता लिखी गई है, जो कि अस्तित्ववादी विचार दर्शन से प्रभावित है, तो उसके बाद कविता का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और आगे जिस विचार भूमि को लेकर इस कविता को लिखने बैठे थे, उसी विचार भूमि में हम एक पाठक के रूप में पहुंच सकते हैं। एक विशेष बात और भी है, जैसा कि आप अगले चित्र में देख पा रहे हैं। इस कविता में नदी, भूखंड और द्वीप, तीन प्राकृतिक अवयवों का जिक्र हुआ है। और ये प्राकृतिक अवयव समाज शास्त्रीय प्रतीक भी बन चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि इस कविता में समाज शास्त्रीय प्रतीक बनकर आए हैं। इसके अतिरिक्त ये मानवीय संबंधों के प्रतीक भी बनकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नदी संस्कृति की प्रतीक है और मानवीय संबंधों के रूप में मां की प्रतीक है। भूखंड समाज का प्रतीक है और मानवीय संबंधों के रूप में पिता का प्रतीक है। और द्वीप एक व्यक्ति का प्रतीक है और मानवीय संबंधों के रूप में एक शिशु का प्रतीक है। मुझे लगता है इन दो चित्रों के माध्यम से जो स्थितियां हमने समझी हैं अब तक, और जिन प्रतीकों को हमने अब तक समझा है, उसके बाद इस कविता का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और कविता की आत्मा को, उसके विचार को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। कविता की शुरुआत हुई है, हम नदी के द्वीप हैं, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन शैली में कवि ने इस कविता को लिखा है। अस्तित्ववाद पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उसने व्यक्ति की अस्मिता को ही ज्यादा महत्व दिया है। निश्चित है, इस बात में कोई शक भी नहीं है, लेकिन आगे अस्तित्ववादी दर्शन को पूरी गंभीरता के साथ, उसके पूरे मूल निचोड़ के साथ समझ करके इस कविता को लिख रही है। अस्तित्ववाद ये कभी नहीं कहता कि समाज की उसे कोई जरूरत नहीं है। अस्तित्ववाद समाज के रहते हुए भी व्यक्ति की अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने की बात करता है, और उस संघर्ष की स्थिति में चाहे उसे कितने ही दुख झेलने पड़े, फिर भी वह उन दुखों को झेलने के लिए तैयार रहने की भी बात करता है। इसलिए आगे की बहुत सारी कविताओं में दुखवाद का स्वर भी उभर कर सामने आया है। कविता की शुरुआत करते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए,
वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत खून, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी है। नदी के द्वीप कहते हैं अपना परिचय देते हुए कि हम नदी के द्वीप हैं, नदी के टापू हैं। और हम कभी यह नहीं कहते कि यह नदी की जो धारा बह रही है, यह बहती हुई धारा, यह बहती हुई नदी हमें छोड़कर कहीं और बहना शुरू हो जाएगी। और नदी द्वीप के लिए क्या कर रही है? वह हमें आकार देती है। नदी द्वीपों का निर्माण कर रही है, द्वीपों को रूप प्रदान कर रही है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, द्वीपों की जितनी भी कटी फटी या बेतरतीब सी जो आकृतियां या गोलाइयां बनी हुई हैं, वो सभी इसी नदी के कारण हैं। जितने भी बालू के तट बने हुए हैं, जितने भी नदी के बीच में उभार के रूप में ये द्वीप दिखाई देते हैं, और जितने भी अंतरीप हैं, वो सभी इसी नदी के कारण हैं। अंतरीप वैसे तो भूगोल का एक शब्द है, भूगोल विषय का, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर जल होता है, अर्थात तीन ओर जल से घिरा हुआ भूखंड, जिसे प्रायद्वीप भी कहा गया है। समकालीन कवि की यह विशेषता है कि वह साहित्यिक शब्दों को लेकर ही काव्य रचना नहीं करता है। वह आधुनिक युग में विकसित हुए सभी विज्ञानों, सभी विषयों के शब्दों को अपनाने के लिए तैयार है। जिस शब्द से भी उसके मन की अभिव्यक्ति, उसके मन के विचार अभिव्यक्त हो जाएं, उसी शब्द को अपनाने के लिए आधुनिक कवि तैयार है। यह एक विशेष बात है। आगे उस नदी से अपने संबंध के बारे में बताता हुआ द्वीप कहता है, जो कि शिशु का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है, मां है वह। कहता है कि वह नदी नहीं है, वह मेरी मां है। इसी से हम बने हैं और इसी से वह भी बना है, और उसके जैसे अन्य रूप और आकार लिए हुए ये सभी द्वीप भी बने हैं। किंतु हम हैं द्वीप। अब यहां एक विशेष बात यह है कि नदी बह रही है, गतिशील है, लेकिन द्वीप ठहरे हुए। तो गतिशील और अगतिशील दो पदार्थों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। द्वीप कहता है कि हम द्वीप हैं, हम बहना हमारा गुण नहीं है। बहना तो केवल नदी का गुण है, स्थिर समर्पण है हमारा, किंतु फिर भी हम उस बहाव का विरोध नहीं कर रहे हैं, नदी के प्रवाह का विरोध नहीं करते हैं। हम स्थिर होकर उसके प्रति समर्पित हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, और हम अनादिकाल से इसी नदी की धारा के द्वीप हैं। किंतु हम बहते नहीं, और काल के इस लंबे प्रवाह में हम नदी की इस धारा के साथ कभी नहीं बहे। प्रकृति की एक विशेषता है कि गतिशीलता जड़ वस्तुओं को गतिशील बनाने के लिए विवश कर देती है, या जो गतिशील नहीं हो पाती वस्तुएं उन्हें नष्ट कर देती है। नदी का जल पत्थरों को घिस देता है, लेकिन फिर भी नदी के द्वीप द्वीप हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। द्वीप जानते हैं कि अगर हम बह जाएंगे तो हम रेत होकर रह जाएंगे, और समतल रेत का कोई अस्तित्व नहीं। बहती हुई धारा के बीच में से अपना मुख निकालकर ऊपर उठकर अपनी पहचान कायम रखना ही द्वीप का कर्म है।
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप कह रहा है कि हम सब लोग अगर बह जाएंगे तो हम नदी की धारा के बीच अपना अस्तित्व नहीं बना पाएंगे। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। कहता है दूसरी स्थिति की कल्पना करते हुए कि नदी की धारा कभी भी बढ़ सकती है, नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए उस स्थिति की कल्पना करते हुए द्वीप कहता है कि यदि कभी नदी में बाढ़ आई, उसका जल ज्यादा प्रवाहित होना शुरू हुआ तो हमारे पैर जरूर उखड़ जाएंगे। इस बात से मैं मना नहीं करता। प्लवन होगा, बाढ़ आएगी तो हम ढहे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और नदी के जल के उस प्रवाह को, उसके धक्के को हम सहन करेंगे और फिर बह जाएंगे। द्वीप को अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास है कि वह नदी के बाढ़ का सामना नहीं कर सकता और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। लेकिन नदी का द्वीप कहता है, जो कि एक शिशु का प्रतीक है और एक व्यक्ति का प्रतीक है, कि क्या नदी के द्वारा बाढ़ आने पर जब हम रेत बन जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएंगे, तो क्या हम धारा के साथ फिर भी बह पाएंगे? क्योंकि बहना हमारा गुण नहीं है। हम धारा को बहते हुई धारा को हम रोक तो सकते हैं, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। और जो स्वच्छ धारा बह रही थी नदी की, उसमें यदि हम मिल गए तो हम उस नदी को, उसके जल को गंदा करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। और वह नदी की धारा जो बह रही है वह समाज के लिए उपयोगी उस स्थिति में नहीं रह पाएगी। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक चित्र के माध्यम से बताया था कि नियति का भी अस्तित्ववादी विचारकों ने नियति को भी स्वीकार किया है। नियति वह है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं और उनका परिणाम अब हमें मिल रहा है इस जन्म में। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप। द्वीप कहता है कि हमारा नदी की इस बहती हुई धारा के बीच में स्थिर और समर्पित होकर खड़े रहना शाप नहीं है, यह हमारी नियति है और यह हमारे भाग्य द्वारा निर्धारित अंतिम परिणति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, नदी के जल के अंदर से अंदर वाले भाग में हम बैठे हुए हैं। यानी किनारे पर द्वीप नहीं बनते, द्वीप नदी की धारा के मध्य बने हुए। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी इस प्रकार जब बाढ़ की स्थिति में आती है तो वह द्वीपों को खंडित करके अपने जल के साथ प्रवाहित करके विशाल भूखंड से मिला देती है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। आगे कहता है कवि कि भूखंड से जो दाय हमको मिला है और मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। द्वीप कहता है कि भूखंड से भी हमें कुछ दान दी हुई वस्तुएं मिली हैं। यानी जो रेत है वह हमें भूखंड से ही मिला है, लेकिन नदी ने मां की तरह उसे पाला है, संवारा है, उसके रूप और आकार को तैयार किया है। भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को
बोलने से लेकर चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सभी चीजों को संस्कारित करती हुई चलती है। उसी प्रकार यह नदी भी हम द्वीपों को संस्कार देती हुई चले। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, स्वैराचार अत्याचार या अनाचार, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, वह यह स्रोत स्वेनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर। स्रोत स्वेनी यानी नदी, वैसे तो एक मां के रूप में नदी के बीच के जितने भी द्वीप हैं उनको आकार दे रही है, लेकिन फिर भी द्वीप कहता है कि हे नदी, यदि तुम कभी बहुत ज्यादा प्रसन्नता से भर जाओ तब, या दूसरे लोगों से प्रेरित होकर, या अपने अत्याचार की भावना के कारण, तुम कभी भी बाढ़ की स्थिति में जब आ जाओ और तुम्हारा जल घरघराहट करता हुआ उठे, भयंकर ध्वनि करता हुआ आए, तो यह स्रोत स्वेनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा और घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो भी यह नदी हमें स्वीकार है, हमें नदी से अलग होना स्वीकार नहीं है। कीर्तिनाशा, अब तक की जितनी भी यश प्रसिद्धि है उसको नष्ट करने वाली। कर्मनाशा, अपने कर्म से विमुख होने वाली, अपने कर्मों से विमुख होने वाली। और नदी का कर्म क्या है? द्वीपों का निर्माण करना। लेकिन नदी का जल बाढ़ की अवस्था में द्वीपों का विनाश करेगा तो भी, अपने कीर्ति का नाश करेगा तो भी, और घोर काल बनकर प्रवाहित होती रहे नदी तब भी सभी द्वीपों को यह नदी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, फिर कहीं पैर पटकेंगे, फिर कहीं से खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात तुम उसे फिर संस्कार देना। कहता है द्वीप को ये बात अच्छी तरह पता है कि बिना नदी के उसका अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन फिर भी द्वीप कहता है कि मैं नदी बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि नदी का अपना अलग अस्तित्व है। और द्वीप को अगर अपना अस्तित्व इस संसार में साबित करना है तो उसके लिए उसे अपनी विशेषताओं से युक्त होना ही पड़ेगा। चाहे नदी उसका विनाश करे, चाहे नदी उसे नष्ट करे, चाहे नदी उसके हिसाब से ना चले, चाहे नदी उस पर अत्याचार करे, तो भी द्वीप नदी के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि द्वीप को पता है कि नदी से ही उसका अस्तित्व है, नदी से ही उसकी रक्षा है। नदी अगर उसे नष्ट करेगी तो उसे रूप और आकार भी वह ही देगी। कुल मिलाकर नदी और भूखंड एक समाज के प्रतीक बनकर आए हैं, और नदी को आप समाज के और पूरी विश्व मानवता के एक बहते हुए विकास क्रम का भी प्रतीक मान सकते हैं। दुनिया का हजारों सालों में मानव सभ्यता का जितना भी विकास हुआ है, ज्ञान का, विज्ञान का, वह सारा विकास मानव की उन्नति के लिए हुआ है, और मानव कभी भी इस बहती हुई विकास की नदी को छोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि मानव है, और प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक दार्शनिक ने उस बहती हुई नदी में अपना योगदान दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने उस योगदान को, अपनी उस विशेषता को, अपने उस अस्तित्व को बिल्कुल ही भूल जाए, बल्कि वह जोरदार तरीके से अपने अस्तित्व की वकालत करता है, उसके बनाए रखने की वकालत करता है, और जोर देता है कि हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहे। साहित्य संवाद में आप सभी बहुत रोचकता के साथ इन व्याख्यानों को आप सुन रहे हैं।
बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं। उन कमेंट्स पर मैं लगातार ध्यान दिए हुए हूँ। किसी भी बच्चे को या विद्यार्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो वह निसंकोच कमेंट्स के रूप में अपनी बात कह सकता है। संभव हो सकेगा तो मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।